नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। पहले चरण की 58 सीटों पर मतदान संपन्न हो गए। लोकतंत्र के पर्व में लोगों ने अपनी अपनी हिस्सेदारी पूरी जिम्मेदारी से निभाई। कुछ जगहों पर कुछ छिटपुट रुकावटें देखी गई, लेकिन कुछ जगहों को अगर छोड़ दें तो पूरे जाटलैंड में मतदान बेहद शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। जाटलैंड में 2022 के लिए किस्मत आजमा रहे 623 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। यानी पहले फेज की 58 सीटों के लिए मतदान संपन्न हो गए। छिटपुट घटनाओं को छोड़कर करीब सभी सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान हुए। लोकतंत्र के पर्व में लोगों ने जमकर हिस्सा लिया। बुजुर्ग, नौजवान, महिलाएं, दिव्यांगों ने वोटिंग में अपनी अपनी हिस्सेदारी दिखाई। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक चला। मतदान के दौरान दिग्गजों ने अपने बूथ पर भी वोट डाले। देखिए, सब लोग मतदान करें। ये चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं है। उत्तर प्रदेश के नौजवानों के बेहतर भविष्य से जुड़ा चुनाव है। बेटियों की सुरक्षा से जुड़ा चुनाव है। यह चुनाव हमारे जो बाल गोपाल हैं उनको अच्छा बेहतर भविष्य मिले। आदरणीय योगी जी ने जो काम किया है और जिस तरह सड़क, बिजली, पानी, सुरक्षा, शिक्षा मिली है, सभी लोग खुश हैं। और कुल मिलाकर के विकास के सारे रिकॉर्ड तोड़ने का काम आदरणीय योगी जी ने 5 साल में किया है। जाट जो वोट देता है वो खुद्दा मार के दिया करे। पहले खुद्दा मारेंगे, बड़ी कीमती वोट है इनकी, क्योंकि वोटर के साथ ये सपोर्टर भी होता है। लेकिन हमेशा आखिर में ये प्रदेश के बेहतरी में, देश के इशू पे और बड़े मुद्दों पे वोट डालता है। वहीं विपक्ष के नेताओं ने भी मतदान के वक्त अपनी अपनी पार्टी के लिए जीत का दावा किया। रोजगार, खेती के विषय, औद्योगिकरण जिसकी आवश्यकता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, इन विषयों को लेकर मैं और अखिलेश जी काम करना चाहते हैं। महिला प्रत्याशी होने से महिलाओं का कहना था कि अगर महिला विधायक हमारी होगी तो शायद हमारी बेहतर सुनवाई होगी और हमारी बात लखनऊ तक पहुंचेगी। तो महिलाओं में बहुत उत्साह है। पहले फेज के लिए मतदान में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सुबह से मतदान बूथों पर लंबी कतारें देखने को मिल रही थी। नौजवान और महिलाओं ने वोटिंग में जमकर हिस्सेदारी की। बुजुर्गों और दिव्यांगों ने भी अपनी वोटिंग से लोकतंत्र के पर्व को सेलिब्रेट किया। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, वोटिंग प्रतिशत बढ़ता गया, जिसमें 11 जिलों की 58 सीटों के औसत मतदान की बात करें तो सुबह 9 बजे तक 8%, सुबह 11 बजे तक 22%, दोपहर 1 बजे तक 35%, दोपहर 3 बजे तक 50% के करीब मतदान हो चुके थे। यानी मतदान के आंकड़े लगातार तेजी से बढ़ने लगे। खैर, पहले चरण की जंग अब शांत हो गई है। इस फेज में योगी के 9 मंत्रियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। अब 10 मार्च का इंतजार है, जब जनता का फैसला जाटलैंड के भाग्य को लिखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। जाटलैंड का भाग्य का फैसला जो है वो 10 तारीख को, यानी कि अगले महीने की 10 तारीख को सबके सामने होगा। आइए जल्दी से आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं किस सीट पर कितने प्रतिशत का मतदान हुआ है। सबसे पहले हम मथुरा की 5 सीटों की बात कर लेते हैं। तो आप मेरे साथ जो ग्राफिक्स देख रहे हैं उसमें हम मथुरा की 5 सीटों का हाल एक एक करके जानेंगे, जिसमें छाता की सबसे पहले बात की जाए तो 64.55% का मतदान छाता में हुआ। उसके बाद दूसरी सीट जो काफी महत्वपूर्ण सीट है वो है मांड की। यहाँ पर भी 65.10% का मतदान हुआ है, तो बम्पर वोटिंग हुई है यहाँ पे भी। और तीसरी सीट यहाँ पर गोवर्धन की है, जहाँ पर 66.75% का मतदान हुआ है, तो 60-65 से ऊपर सारे आंकड़े आप देख पा रहे हैं। चौथी सीट की बात कर ली जाए यहाँ पर मथुरा, बेहद महत्वपूर्ण सीट, जहाँ पर 57.33% का मतदान। यहाँ पर वोट प्रतिशत का आप देख रहे हैं आंकड़ा थोड़ा कम है। लेकिन आखिरी सीट की बात की जाए तो यहाँ पर बलदेव सीट पर भी 60 का आंकड़ा पार करते हुए 62.66% का मतदान हुआ है। हम आगे बढ़ेंगे और मुजफ्फरनगर की 6 सीटों का हाल आपको दिखाते हैं। यहाँ पर कितने प्रतिशत की वोटिंग हुई है, कितना लोगों ने अपने मतदान का उपयोग किया अपने घरों से बाहर निकलकर। तो सबसे पहले बात बुढ़ाना की करें तो यहाँ पर 67.69% का मतदान हुआ है, यानी कि आप कह सकते हैं कि अच्छी खासी वोटिंग यहाँ पर हुई है। 65 के ऊपर का आंकड़ा 67.69 का। उसके बाद चरथावल में भी 66.34% का मतदान हुआ है। ये आप कह सकते हैं कि शायद 1 घंटा जो कोविड के चलते ज्यादा मिला था लोगों को वोट डालने के लिए,
उसका फायदा वोट प्रतिशत को होता हुआ देखा गया। पुरकाजी की बात करें तो यहाँ पर भी 63% का मतदान हुआ है। लोगों ने मतदान के इस उत्सव में, इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी अपनी दिखाई है। हम बात करेंगे मुजफ्फरनगर की, जहां पर 61.3% का मतदान हुआ। पहले चरण का मतदान कल हो चुका है। एक एक कर हर सीट का हाल आप जान रहे हैं। मुजफ्फरनगर के बाद अगर हम आपको खतौली का हाल बताएं तो यहां पर भी 69.70% का मतदान किया गया। लगभग 70% छूता हुआ ये आंकड़ा आप देख रहे हैं। लोगों ने जमकर वोटिंग की और यहां पर मीरापुर सीट पे भी देखिए 67.80% का मतदान किया गया। हम आगे बढ़ते हैं। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए गौतम बुद्ध नगर की उन 3 सीटों का हाल दिखाते हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण सीटें हैं और यहां पर कितना लोगों ने वोट प्रतिशत बढ़ाया है वो आप देखिए। नोएडा में 50.10% का मतदान हुआ, तो थोड़ा कम आप कह सकते हैं कि ये प्रतिशत का आंकड़ा रहा है, लेकिन 50 पार हो चुका है। 50.10 नोएडा में मतदान हुआ। दादरी में 59.78% का मतदान हुआ है। तीसरी सीट नोएडा से, गौतम बुद्ध नगर से माफ कीजिए, जिसमें जेवर की अगर सीट हम ले लें तो 66.60% का मतदान जेवर में हुआ है। अब आपको बताते हैं हापुड़। इससे पहले आप जान रहे थे गौतम बुद्ध नगर का हाल। अब हापुड़ की भी 3 महत्वपूर्ण सीटें हैं, उस पर वोट प्रतिशत कितना रहा तो यहाँ पर धौलाना सीट पर 69.10% का मतदान देखा गया। इसके बाद धौलाना के बाद आती है यहाँ से महत्वपूर्ण सीट हापुड़ की। यहाँ पर भी 67.08% का मतदान हुआ है। और तीसरी हापुड़ से महत्वपूर्ण जो सीट है वो है गढ़मुक्तेश्वर की, जहां पर 66.69% का मतदान हुआ है। ये 3 सीटें आपके सामने, हापुड़ की, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़। आप सब जगहों से एक एक सीट का हाल जान रहे हैं। पहले चरण का मतदान कल हो चुका है। वोटिंग के बाद यहाँ पर सीएम योगी ने ट्वीट भी किया है। आपको उनका ट्वीट भी दिखा देते हैं, जो कि ट्वीट करके कहते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का प्रथम चरण जो था वो बेहद शांतिपूर्ण तरीके से कल संपन्न हो गया। आपका मतदान नए उत्तर प्रदेश की नींव तय कर रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव कल पहले चरण का मतदान हुआ और लोकतंत्र के इस महोत्सव में लोगों ने बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी दी है। इसी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आप ट्वीट देख रहे हैं, जिन्होंने इस अमूल्य मत का प्रयोग कर रहे तमाम लोगों को धन्यवाद कहा, उनको सम्मान दिया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बात करेंगे, जिन्होंने पहले चरण के मतदान पर एक दावा पेश कर दिया है कि 58 में से 54 सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में आने वाली हैं। केशव प्रसाद मौर्य के मुताबिक जनता के सुशासन और विकास की तरफ दिए हुए वोटों के आंकड़ों के आधार पर वो बता रहे हैं कि 58 में से 54 सीटें बीजेपी के आस पाना तय है। मुद्दे पर हम सब लोग जनता के बीच में गए थे, वह सुशासन, विकास के लिए वोट पड़ा है। अपराध से, गुंडागर्दी से, दंगागर्दी से, पलायन की घटनाओं से जो मुक्ति मिली है उसे कायम रखने के लिए भी आज का मतदान हुआ है। और मैं मतदाताओं के प्रति आभार भी प्रकट करता हूं। और आज की सूचना के अनुसार जो हमें संगठन स्रोतों से पता चल रहा है कि 58 में हम लोग 50 से 54 सीटें लगभग जीत सकते हैं। और आज यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि 10 मार्च जिस दिन वोटों की गिनती होगी, सपा, बसपा और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में समाप्त होने की। समाजवादी पार्टी गठबंधन के एक नेता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए भी नहीं गए। तो मुझे लगता है या तो श्री अखिलेश यादव जी ने उनको बताया नहीं, या तो उन्होंने अपने मताधिकार के महत्व को समझा नहीं। हम एक एक वोट को लोकतंत्र की ताकत समझते हैं। अगर राजनीति में नेतृत्व करने वाले लोग ही इससे बचने की कोशिश करेंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे तो निश्चित तौर से यह संदेश अच्छा नहीं है। या तो मैं ये कहूं कि उनको इसका एहसास मतदान से पहले ही हो गया था कि आज पहले चरण के मतदान में क्या होने वाला है। और मैं यह भी कह सकता हूं, आज समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी को रात में नींद भी नहीं आएगी
और सपना भी नहीं आएगा और सपने में कोई आएगा नहीं। इसी बीच ईवीएम को लेकर अभी से वार पलटवार होने लगा है। एक तरफ जहां पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ईवीएम पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि कई जगह पर ईवीएम की वजह से मतदान बाधित हुआ, तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर पलटवार करते हुए कहा कि ईवीएम की खराबी का बहाना बताकर हार के बहाने खोजने लगे हैं अखिलेश। सुबह से बहुत ज़्यादा जगह से ये सूचनाएं मिल रही थी कि ईवीएम खराब है। ईवीएम पे कई घंटे वोट नहीं डाल पाए, लोग पोलिंग स्टेशन पे इकट्ठे रहे, कई जगह नाम लोगों के गायब थे। ये तैयारी अगर करनी थी तो चुनाव आयोग की तैयारी करनी थी कि चुनाव निष्पक्ष हो, इस तरह की रुकावटें ना आए, इस तरह के काम ना हो जिससे। अखिलेश यादव जी चुनाव में संभावित हार को देख करके आज से ही पहले चरण के मतदान से हार के बहाने क्या क्या हो सकते हैं उसकी स्क्रिप्ट तैयार करने का शुरुआत किया है। बाकी चुनाव आयोग से कोई भी राजनीतिक दल कोई शिकायत है तो वो शिकायत करता है, हमें भी कोई शिकायत होगी तो हम भी चुनाव आयोग से करेंगे। आइए अब आपको फटाफट से अपडेट दे देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा का आज दूसरा दिन है। अल्मोड़ा में जनसभा को संबोधित करेंगे। अल्मोड़ा के बाद कासगंज में पीएम मोदी की रैली होगी। दोपहर 2:20 पर कासगंज पहुंचने वाले हैं पीएम मोदी। कासगंज के पटियाली में करेंगे जनसभा। ये आपको आज की अपडेट दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा में मौजूद रहने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी। बरेली, हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, फर्रुखाबाद में वर्चुअल सभाएं होंगी। अब बात करते हैं दूसरे चरण के मतदान की, दूसरे फेज की, यानी कि दूसरे चरण के लिए प्रचार में जुटे अमित शाह सुबह 11:30 बजे बरेली पहुंचेंगे। गृह मंत्री अमित शाह बरेली में कई जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। आपको अपडेट दे रहे हैं, कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे दूसरे मतदान के लिए, दूसरे चरण के मतदान के लिए। बरेली के बाद शाहजहांपुर आएंगे अमित शाह। तिलहर में दोपहर 3:30 बजे के करीब उनकी रैली का समय है। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा बांदा में करेंगे प्रचार। इसके अलावा तिंदवारी, बबेरू विधानसभा में करेंगे प्रचार। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे जाएंगे। तो दूसरे चरण का मतदान जिसके लिए आपको बता रहे हैं आज की अपडेट, कहां कहां पर ताबड़तोड़ प्रचार होने वाला है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी, अखिलेश यादव आज रामपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। इस मौके पर अखिलेश यादव रामपुर की सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करने वाले हैं। तो वहीं कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं वो वर्चुअल तौर पर कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में हिस्सा लेंगी। प्रियंका गांधी का अमेठी लोकसभा के 5 विधानसभा के कार्यकर्ताओं से संवाद का कार्यक्रम भी है। तो आज एक बार फिर से दिग्गज काफी व्यस्त रहने वाले हैं दूसरे चरण के मतदान के लिए। उत्तर प्रदेश के महासंग्राम में किसकी कैसी है तैयारी? लखनऊ की सियासी लड़ाई में कौन है किस पर भारी? इन तमाम सारे सवालों का जवाब तलाशने के लिए न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की चुनाव एक्सप्रेस पहुंच चुकी है आपके अपने शहर में। आज हमारी चुनाव एक्सप्रेस टीम जो है वो बरेली में है और आज रात ठीक 8 बजे आप देख पाएंगे ऋषभ मंडल ग्राउंड पर सियासी चर्चा में ये हिस्सा भी आप ले सकते हैं। वेलकम बैक। लखीमपुर खीरी से खबर, जहां पर हुई हिंसा के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को 124 दिन के बाद जमानत मिल गई है। पिछले साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में हिंसा के मामले में आशीष मिश्रा को 9 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि आशीष मिश्रा के जेल से बाहर आने में 1-2 दिन और लग सकते हैं। और इसी खबर के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं।